मेरे ख्याल की बिजली, ये मुश्ते खाक है फानी, रहे रहे ना रहे। 1893 में गांधी जी साउथ अफ्रीका जा रहे थे, 24 साल की उम्र थी, और साउथ अफ्रीका जब जा रहे थे तो रोजगार के लिए जा रहे थे। 1912 में जब जवाहरलाल नेहरू भारत में आते हैं और आके राजनीति शुरू करते हैं, उम्र 23 साल हो चुकी थी। नेताजी सुभाष 1921 में वापस आते हैं आईसीएस को छोड़ के, उम्र उनकी भी 24 साल हो चुकी थी। यानी कि 23-24 साल की उम्र में तो सार्वजनिक जीवन शुरू होता है, और यहां ये दीवाना 23 साल की उम्र में अपनी पारी खेल के चला गया था, और ऐसा कुछ कर गया उतने से दिनों में कि उसकी लोकप्रियता भारत के सबसे बड़े नेता गांधी जी के समान थी। क्या ऐसा कर दिया था निराला। आदरणीय प्रोफेसर अशोक नगावत जी ने बात की, सच में यदि भगत सिंह को जानना है ना, भगत सिंह के बारे में लोग क्या कहते हैं और क्या लिखते हैं छोड़ दो एक बार, और मैं भी आज इस मंच से जो कह के जा रहा हूं भूल जाना इसको भी। जो भगत सिंह ने लिखा है ना वो पढ़ ले। भगत सिंह को जानने के लिए भगत सिंह का लेखन पढ़ने समझने से बढ़िया कोई तरीका नहीं, और इतना वृहद खजाना छोड़कर गए हैं हमारे लिए। वो ना सिर्फ भगत सिंह को जान सकते हैं, और जिस दिन जान जाएंगे ना, इस बात पे नाज होगा कि हम भी उसी धरा पर पैदा हुए जहां कभी भगत सिंह जन्मा था। क्या खूबी है देखिए, 2-4 मैं एग्जांपल्स देता हूं, उनके लेखन का सहारा लेके ही बात करूंगा। 14 नवंबर 1921 जन्म हुआ, आज का दिन था 28 सितंबर 1907, तो 14 नवंबर 1921 को क्या उम्र रही होगी? 14 साल। 14 साल 14 साल की उम्र थी। देश में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, जिसकी बात पहले भी हुई। गांधी जी के लीडरशिप में वो मूवमेंट चल रहा था। ये लाहौर में रहते थे माता पिता के साथ, और लाहौर से दूर दूसरा जिला लायलपुर पंजाब का ही, उसमें बंगा गांव में दादाजी थे, दादी थी, 2 चाचियां, बाकी परिवार था। दादा ने ही वो पौधा लगाया था। सरदार अर्जुन सिंह को नमन है, भगत सिंह से भी पहले नमन है। दादा सरदार अर्जुन सिंह को पत्र लिखते हैं भगत सिंह, और वो पत्र उर्दू में लिखा गया, बाहर एग्जीबिशन में है। मैं आपसे निवेदन करता हूं जाने से पहले पढ़कर जाइएगा। उर्दू में लिखा वो पत्र, उसके साथ में उसका हिंदी में अनुवाद भी लिखा हुआ है, पढ़िएगा। इतनी चेतना है उस 14 साल के बालक में। एक ऐसी खबर भी देनी थी उस पत्र में जो चाहते थे कि अंग्रेजों को नहीं मिलनी चाहिए। परिवार की बात करते हैं, और परिवार की बात करते करते वो खबर दादाजी को बांट रहे हैं जो अंग्रेजों को नहीं बांटनी थी। और वो खबर क्या थी? उस पत्र में लिखते हैं भगत सिंह कि आजकल रेलवे वाले हड़ताल की तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद है अगले सप्ताह के खत्म होते होते शुरू हो जाएगी। अब ये खबर वो लिख रहे हैं, रेलवे में हड़ताल हो रही है, सरकार हरगिज नहीं चाहती ऐसा हो, पर यह खबर तो दादाजी तक पहुंचानी है। दादाजी की रुचि है इस बात में। वो 14 साल का बालक कागज को, आप में से जो उर्दू जानते होंगे, दाएं से लिखते हैं, बाएं को चलते हैं। उसी पत्र के बीच में, ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, बीच की 2 लाइनें, उस पन्ने को यूं पलट देते हैं और फिर लिखते हैं, अब जो भी उसको पढ़ेगा उन 2 लाइनों का मतलब नहीं निकाल सकता दादा अर्जुन सिंह के सिवा। 14 साल के बालक की यह चेतना है। 1921। थोड़ा सा समय आगे बढ़ता है, मैं सिर्फ लेखन की बात कर रहा हूं। वर्ष 1923 का उत्तरार्ध, विवाह की तैयारियां हैं, बड़ा चाव है सबको। अभी मंच से यहां कहा गया, पहले YouTube का चैनल राष्ट्र वंदना जिस पे हम काम करते हैं, आप देखिएगा, उस राष्ट्र वंदना चैनल पर उस वीर प्रसूमा विद्यावती का एक ऑडियो इंटरव्यू मिलेगा आपको।
भगत सिंह की जननी मां विद्यावती का इकलौता ऑडियो इंटरव्यू आपको मिलेगा। उसमें इंटरव्यू वो पंजाबी में है, पर उसके साथ हिंदी टाइटल्स दे दिए गए हैं, तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट। उस मां ने बताया है उस दिन की घटना के बारे में, कैसा चाव था मां को। उस पीढ़ी में पहली शादी होनी थी, सगाई होने वाली थी, और बेटा भगत सिंह कुछ और ही ठान के बैठा था, किसी को खबर नहीं। वो मां कहती है उसे भागना था, तो मुझे कहता है मां तेरा घाघरा रंगवाना है ना। अब वो कपड़े उनके मैनचेस्टर और लंकाशायर से नहीं आते थे, घर का बना खादी पहनते थे, तो खादी का ही वो मां का घाघरा, उसको रंगरेज से रंगवाना था। मां की आवाज में सुनना आप YouTube पे, अपने उस चैनल पे। मां कहती है कि मुझे कहता है कि मैं रंगवा दूंगा, तुम क्या करोगी शहर जाके। लाहौर के बिल्कुल बगल में एक आउटस्कर्ट पे गांव होता था खासरियां, वहां कुछ जमीन खरीद ली थी और वहां खेती करते थे, वहां परिवार रहने लगा था, माता पिता। तो खासरियां से रंगरेज के पास लाहौर लेके जाना था घाघरा। मां को कहता है मां मैं लेके आऊंगा ना, मैं करवा लाऊंगा, तुम क्यों परेशान होती हो। और मां कह रही है कि मैंने कहा उसे कि रे नहीं, पहली शादी है, पूरे चाव से करनी है, अपनी पसंद की, मैं जाके शॉपिंग करूंगी ना। नहीं माना, साइकिल पे लेके मेरे कपड़े, वो घाघरा वगैरह, और चला गया। और वहां लाहौर में पिताजी का ऑफिस हुआ करता था, इंश्योरेंस का काम भी किया पिताजी ने, सरदार किशन सिंह जी ने, बड़े क्रांतिकारी थे, 42 मुकदमे थे उनके ऊपर। खैर उनके ऑफिस में गए, वो मां का घाघरा पटक दिया ऑफिस में। पिताजी की डेस्क से पेपर निकाला और उस पर एक खत लिखा पिता के नाम। कुछ पैसे भी वहां मिल गए ड्रावर में, वो भी ले लिए और चले गए, घर छोड़ के चले गए। क्या लिखा था पिताजी को, छोटा सा खत है, मैं आपके साथ बांटता हूं। पूज्य पिताजी नमस्ते, मेरी जिंदगी मकसद आला यानी आजादी हिंद के असूल के वास्ते वक्फ हो चुकी है। इसमें आराम या दुनियावी ख्वाहिशात बाइसे कशिश नहीं है। मीनिंग उर्दू में लिखा गया था ये भी कि मेरी जिंदगी मकसद आला, आला मकसद, उच्च आदर्श, मेरी जिंदगी ऊंचे आदर्श यानी आजादी हिंद। मेरा जीवन भारत की स्वतंत्रता के महान आदर्श के लिए समर्पित हो चुका है। इसमें आराम या सांसारिक सुखों के लिए कोई स्थान नहीं है। और आगे लिखते हैं, आपको याद होगा कि जब मैं छोटा था, बापूजी ने मेरे यज्ञोपवीत के समय ऐलान किया था कि मुझे खिदमत वतन के वास्ते वक्फ कर दिया गया है। इसलिए उस वक्त की प्रतिज्ञा पूरी कर रहा हूं। उम्मीद है आप मुझे माफ फरमाएंगे। आपका ताबेदार भगत सिंह। हमारे सपने क्या होते हैं? मेरी धर्मपत्नी सामने बैठी है, उनसे डरते हुए कह रहा हूं, एक से तो सबको डरना चाहिए घर में अगर खुशियां रखनी है तो। थोड़ी बहुत भी हमने तो पढ़ाई की, तो हम तो ऐसी जगह से आए थे, ये सोच के पढ़ रहे थे, पढ़े नहीं तो शादी नहीं होगी, तो शादी के लिए पढ़ाई की थी। एक वो थे, शादी की तैयारियां हैं, बड़े घर से रिश्ता आया है, मां उस ऑडियो इंटरव्यू में कह रही हैं, बता रही हैं कि मुझे कहता है बेबे वो तो हाथी देंगे दहेज में, कहां बांधोगी, जगह ही नहीं अपने पास। तो हाथी तो बहुत सा गन्ना खाता है, कुमाद कहते हैं, बहुत सारे लोग जब जानते होंगे, उसमें मां ने बताया। तो मां कहती है, मैंने कहा क्यों चिंता करता है तू, कुमाद भी बोलेंगे, आने तो दे। तो घर में इतना चाव है और वो छोड़ के चला जाता है और ये लिख के जाता है कि बापूजी ने मेरे बचपन के वक्त ऐलान किया था। भगत सिंह ऐसे नहीं बन जाते, और बहुत मुश्किल भी नहीं है। भगत सिंह पैदा हो जाएंगे, अगर दादा अर्जुन सिंह हो, और भगत सिंह रोज पैदा हो सकते हैं।
छोटे छोटे दो बालक, भगत सिंह से बड़े भी एक भाई थे, 11 साल की उम्र में चले गए थे, जगत सिंह। जगत सिंह, भगत सिंह। आपने सुना होगा महर्षि दयानंद सरस्वती के संपर्क में आए दादा सरदार अर्जुन सिंह, आर्य समाजी हो गए, तो दोनों पोतों का यज्ञोपवीत संस्कार किया, यज्ञ कुंड सजा है, हवन हुआ है, और फिर वो दादा सरदार अर्जुन सिंह एक बेटे को, पोते को इधर बाहों में भरते हैं, दूसरे में भगत सिंह को बाहों में भरते हैं, और वहां उपस्थित सब लोगों के सामने ऐलान करते हैं, मैं सरदार अर्जुन सिंह आज अपने दोनों फर्जंदों को इस खिदमत वतन के लिए वक्फ करता हूं। ये कहानी सुन के बड़ा हो रहा है भगत सिंह, उसे याद है। तो जब घर छोड़ के जाता है 16 साल की उम्र में, पिता को कहता है याद करिए बापूजी ने ऐलान किया था, आज बापूजी की प्रतिज्ञा पूरी करने जा रहा हूं। ये चिंतन है भगत सिंह का उस उम्र में। सब घटना घटी, क्रांतिकारी दल का गठन हुआ, HSRA बना, सब बातें हुई, सांडर्स का वध हुआ, स्कॉट को मारना था वो हुआ, असेंबली में बम भी फेंका गया वो भी हुआ, वहां आत्मसमर्पण भी हुआ, मुकदमा चला, असेंबली बम केस चला, इसमें दोनों को, उनको बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास की सजा हुई, वो हुआ, और उसके बाद लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस शुरू हो गया। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के लिए एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बना, और स्पेशल ट्रिब्यूनल के आगे सुनवाई हो रही थी, और मुकदमे का फैसला आने में कुछ दिन बचे थे। मैं बीच की कहानी नहीं कह रहा हूं। भगत सिंह और उनके साथियों के खिलाफ अंग्रेजों ने 1, 2, 3, 4 नहीं, 457 गवाहों की गवाहियां करवाई उस स्पेशल ट्रिब्यूनल के आगे। और ये वो दीवाने मस्ताने, इन्होंने कोई वकील भी नहीं किया, मना कर दिया, कोई वकील नहीं चाहिए, और अदालत का भी बहिष्कार किया। इनकी ओर से उन सरकारी गवाहों से जो खूब सारा झूठ भी बोल रहे थे, उनसे जिरह करने वाला कोई अदालत में नहीं। कैसा मुकदमा था, एक तरफा आके झूठ 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 बोले जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि सारा झूठ ही होगा, बहुत सी बातें सच भी थी, ऐसा तो है नहीं कि कुछ किया ही नहीं था, वो तो था। कोई इनकी तरफ से वहां पे सवाल करने वाला नहीं। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह 20 सितंबर 1930 को एक पिटीशन फाइल करते हैं स्पेशल ट्रिब्यूनल के आगे। वो भी बड़े सेनानी, जैसे मैंने अभी कहा कि 42 मुकदमे तो उनके ऊपर थे देश की आजादी के लिए, ऐसे वीर, लेकिन अलग किस्म के सेनानी थे। वो छत्रपति शिवाजी की राह पे चलने वाले थे कि स्वयं को बचाओ और लड़ो, रण जीता जाएगा, जीते जी, वो ऐसा सोचते थे। और ये दीवाना ये सोचता था कि मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि ताना खाक में मिलकर गुलजार होता है। एक में मिटूंगा, 1000 भगत सिंह पैदा होंगे, ये सोच के चलते थे। जब पिता ने पिटीशन लगाई, पिटीशन में उन्होंने बाकी बातें लिखी कि गवाहों ने कैसे झूठ बोला है, और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं इन सरकारी गवाहों से सवाल पूछना, मैं इनसे जिरह करना चाहता हूं, न्याय होना चाहिए। और साथ में एक ऐसी बात कह दी जो सच नहीं थी। उस पिटीशन को पढ़िए आप, वो इंटरनेट पे अवेलेबल है, और जो राष्ट्रीय वंदना चैनल पे उसकी पूरी कहानी है, वहां भी आप देख सकते हैं। उसके आखिरी पैरा में ये लिखा कि 17 दिसंबर 1928 को जब लाहौर में सांडर्स का वध हुआ, उस दिन भगत सिंह लाहौर में थे ही नहीं। और यह साबित करने के लिए सरदार किशन सिंह ने सर ना सिर्फ गवाह खड़े कर दिए, उन्होंने कहा कि वो कलकत्ता में थे उस दिन, तो ऐसे गवाह तैयार कर दिए जो अदालत में आके कहने को तैयार थे कि हां 17 दिसंबर को भगत सिंह हमारे पास कलकत्ता में थे। और यही नहीं रुके, एक चिट्ठी बनाई, एक पत्र बनाया
भगत सिंह से मिलती हैंडराइटिंग, अब आज जैसे हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स भी उस जमाने में नहीं रहे होंगे, टेक्नोलॉजी ऐसी तो थी नहीं। एक पत्र क्रिएट किया और उस पत्र को 17 दिसंबर की डेट में कलकत्ता से पोस्ट ऑफिस से पोस्ट करवाया। मतलब अब डेट तो वो चली गई, वो स्टैंप उस डेट की लगवाई और वो कहां लिखा है, लाहौर प्री महल खादी भंडार के मैनेजर रामलाल के नाम। वो उस पर लाहौर के डाकखाने की मोहर है, उस पत्र पर कलकत्ता की मोहर है, यानी सबूत भी तैयार है और गवाह भी तैयार है यह साबित करने को कि भगत सिंह तो लाहौर में थे ही नहीं सांडर्स वध के दिन। तो वो तो अपने बेटे को बचा ले जाते शायद, लेकिन वो बेटा वो बचने वाला था क्या? जब भगत सिंह को पता चला कि पिता ने एक पिटीशन लगाई है, एक पत्र लिखा पिता को, पढ़िएगा वो पत्र, राष्ट्रवंदना चैनल पर वो भी मिलेगा। मैं उसकी कुछ पंक्तियां बांटता हूं, आपको पता चलेगा क्या थे भगत सिंह। पूज्य पिताजी, मुझे जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि आपने मेरे बचाव में स्पेशल ट्रिब्यूनल के आगे एक आवेदन किया है। यह जानकर मुझे बहुत दुख हुआ। इस समाचार ने मेरे भीतर की शांति भंग कर दी है। मुझे समझ नहीं आता वर्तमान स्थिति में आप ऐसा कदम कैसे उठा सकते हैं। आपका बेटा होने के नाते आपकी पैतृक भावनाओं का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन मुझसे परामर्श किए बिना ऐसा आवेदन करने का आपको अधिकार नहीं था। मेरा जीवन इतना कीमती नहीं जितना आप समझते हैं। अरे इससे ज्यादा जीवन कीमती किसका था? पर क्या लिख रहा है, मेरा जीवन इतना कीमती नहीं जितना आप समझते हैं। कम से कम मेरे लिए तो इस जीवन का इतना महत्व नहीं है कि आदर्शों की अमूल्य निधि बलिदान करके बचाया जाए। और कहते हैं पिताजी, मुझे डर है आप पर दोषारोपण करते समय मैं मर्यादा की सीमाएं न लांघ जाऊं। फिर भी इतना तो जरूर कहूंगा, यदि आपकी जगह कोई दूसरा होता तो मैं उसे देशद्रोही कह देता। आपके लिए यह नहीं कह सकता क्योंकि आपने सारा जीवन इस देश की आजादी के लिए खपा दिया है। आपसे निवेदन यह है कि जो परेशानियां पैदा हो गई हैं आपके इस आवेदन से, वो दूर होनी चाहिए। आप मेरे इस पत्र को तुरंत प्रकाशित करवा दें। और सरदार किशन सिंह ने वो पत्र अखबारों को दे दिया। ऐसा था ये दीवाना सरदार भगत सिंह। फांसी की सजा हो गई। उसके 3 दिन बाद 7 अक्टूबर 1930 को फैसला आ गया और समय आगे बढ़ गया। 3 मार्च 1931 उस दिन परिवार के साथ आखिरी भेंट हुई है। होनी तो बात भी थी, पर 3 मार्च 1931 की भेंट की बात करते हैं। सारा परिवार आया था उस दिन। तो अभी छात्रों ने वो जो नाटक किया 23 मार्च 1931 के ऊपर, उस दिन मना कर दिया गया कि दादा दादी चाचियां नहीं मिलेंगी। 3 मार्च को मिलने का मौका सबको मिला था। छोटे 2 भाई कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह, और 2 भाई भी थे, वो बहुत छोटे थे, वो तो नहीं आए थे। कुलबीर सिंह कुलतार सिंह भी आए थे। कुलतार सिंह की आंखों में आंसू आ गए। पता था बड़ा भाई जा रहा है, अब किसी दिन फांसी होने वाली है। जब वो चले गए वहां से वापस घर, सारा परिवार चला गया। उस दिन 2 पत्र लिखे थे कुलबीर सिंह को। कुलबीर सिंह बड़े थे, कुलतार छोटे थे। तो कुलबीर को पत्र लिखा परिवार को संभालने की जिम्मेदारी देते हुए, मैं उसकी बात नहीं करूंगा। कुलतार को जो पत्र लिखा, आप उस पत्र को पढ़िए। वो पत्र भी बाहर लगा है, उर्दू में लिखा है वो पत्र भी। और जब उस पत्र को मैंने पहली बार पढ़ा तो यूं लगा ये तो फिर से महाभारत हो रहा था।
इस महाभारत में, भारत की आजादी की इस महाभारत में, वो किशन सिंह का लाडला, वो तो केशव बन के खड़ा है वहां पर, और वो छोटा भाई कुलतार, वो धनंजय है, वो अर्जुन है। जैसे महाभारत का रण जब सजा और अर्जुन देख के अपने सगे संबंधियों को बैठ गया, हथियार गांडी पटक दिया, संदेश दिया भगवान श्री कृष्ण ने, वो अर्जुन को नहीं दिया था। वो गीता का संदेश अर्जुन के लिए नहीं था, अर्जुन मात्र माध्यम था, वो संदेश युगों के लिए था। और यदि ऐसा नहीं होता तो आप गीता नहीं आज पढ़ रहे होते। यहां वही हो रहा था। वो कुलतार सिंह माध्यम था, संदेश कुलतार सिंह के लिए नहीं, हम सब के लिए था, आने वाली अनेकों अनेकों पीढ़ियों के लिए था। और क्या था उस संदेश में? छोटा सा पत्र है, 4 शेर उसमें, मूलतः 4 शेर लिखे उन्होंने। मैं वो शेर सुनाता हूं, आपको समझ आ जाएगा क्या लिखा था भगत सिंह ने। पहला शेर सुनिए। कुलतार सिंह के माध्यम से भगत सिंह क्या कहते हैं हमको? उसे ये फिक्र है हरदम, नया तर्जे जफा क्या है। उसे ये फिक्र है हरदम, नया तर्जे जफा क्या है। हमें ये शौक है, देखें सितम की इंतहा क्या है। उसको ये चिंता है, वो इसी चिंता में है कि अब और कैसे तकलीफ दे इनको और क्या पीड़ा दे इनको, वो इसी चिंता में है। और हमारा जुनून देखिए, हमारा शौक देखिए, हम उनकी हद देखना चाहते हैं, वो कहां तक जा सकते हैं। और अगला शेर तो कमाल ही कर दिया। क्या कहा? दहर से क्यों खफा रहे, दहर से क्यों खफा रहे, चरख का क्यों गिला करें, सारा जहां अधू सही आओ मुकाबला करें। दहर कहते हैं दुनिया को। दहर से क्यों खफा रहे, दुनिया से किस लिए नाराज होना है? वो साथ नहीं दे रहा, वो साथ नहीं दे रहा, वो साथ नहीं दे रहा। दहर से क्यों खफा रहे, चरख का क्यों गिला करें। चरख कहते हैं आसमान को, यानी कि भाग्य कहिए आप, जो भी नाम दें उसे। चरख से क्यों गिला करें, क्यों किस्मत की शिकायत करें, और क्यों दुनिया से नाराज हों। सारा जहां अदू सही, ये पूरी कायनात हमारे खिलाफ हो जाए, हो जाए, आओ मुकाबला करें। ये कहते हैं भगत सिंह। और तीसरा शेर सुनिए, क्या कमाल की बात लिखे हैं। कोई दम का मेहमा हूं ए अहले महफिल, चरागे सहर हूं बुझा चाहता हूं। मतलब देखिए क्या क्या कमाल का मतलब है इसमें। कोई दम का मेहमा हूं ए अहले महफिल, चरागे सहर हूं बुझा चाहता हूं। चराग कब जलाया जाता है? रात होती है, अंधेरा होता है। जब रात होती है, अंधेरा होता है, उस अंधेरे को चीरने के लिए, उसे हराने के लिए चराग रोशन होता है। और सारी रात वो चराग उस अंधेरे से लड़ता रहता है। जब सहर होती है, सुबह होती है, फिर चराग की जरूरत नहीं बचती, फिर चराग बुझा दिया जाता है। तो कहते हैं इस गुलामी के अंधेरे से लड़ता रहा हूं अथक, सहर होने वाली है, दूर नहीं है इस देश की आजादी, सहर होने वाली है। इसलिए सुबह के चराग की तरह मैं बुझ जाऊंगा। अफसोस किस बात का, चराग ने अपना काम कर दिया, सहर होने वाली है। ये तीसरा शेर। और चौथा शेर, आखिरी शेर क्या लिखा?
चौथे शेर में क्या कहते हैं? हवाओं में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, हवाओं में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, ये मुश्ते खाक है फानी, रहे रहे ना रहे। क्या मतलब? हवाओं में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली। आसमान में बिजली चमकती है, आदि काल से चमक रही है और चमकती रहेगी। बिजली कौंधती रहेगी आसमान में, रुकती नहीं है। उसी तरह मेरे विचार, जो सर ने कहा था ना, लेखन पढ़िए भगत सिंह का, कि कोई विषय ऐसा नहीं था, कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं था, समाज की कोई समस्या ऐसी नहीं थी जिस पर भगत सिंह ने लिखा नहीं है। पढ़िए तो कहते हैं मेरे ख्याल की बिजली, मेरे विचार, मेरे आदर्श यूं ही जिंदा रहेंगे जैसे आसमान में बिजली चमकती है। ये मुट्ठी भर खाक, मुश्त खाक, मुश्त कहते हैं मुट्ठी को और खाक कहते हैं मिट्टी को। ये मुश्त खाक, ये मुट्ठी भर खाक, ये शरीर जल जाएगा और जलने के बाद जो बचेगा वो एक मुट्ठी खाक होगी। ये मुट्ठी खाक रहे ना रहे, कुलतार क्या फर्क पड़ता है, मेरे विचार रहेंगे, हमेशा रहेंगे। वो था भगत सिंह। और फिर 22 मार्च आ गया, 23 मार्च को फांसी, 22 मार्च आ गया। जेल में बंद बैरक नंबर 14 के साथियों ने संदेश भिजवाया, सरदार अगर फांसी से बचना चाहते हो तो बताओ, कुछ कोशिश की जाए किसी तरह। उत्तर लिख के भिजवाया, वो भगत सिंह का आखिरी संदेश था। और क्या लिखा उस पत्र में, कितनी सच्चाई है। कहते हैं स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए, लेकिन मैं कैद होकर या पाबंद होकर नहीं जीना चाहता। आज मेरा नाम इस भारत में क्रांति का प्रतीक बन चुका है। क्रांतिकारी दल के आदर्शों और बलिदानों ने मुझे इतना ऊंचा उठा दिया है कि जीवित रहने की स्थिति में मैं इससे ऊंचा हरगिज नहीं उठ सकता। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं हैं। मैं फांसी से बचा तो वे जाहिर हो जाएंगी। हालांकि मैंने जितना अध्ययन किया है, मुझे तो कहीं कहीं लेश मात्र भी ढूंढे से, मुझे क्या किसी ने ढूंढ नहीं पाया। कोई पता नहीं कैसे कह रहे थे मेरी कमियां, मेरी कमजोरियां। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं है, फांसी से बचा तो जाहिर हो जाएंगी। लेकिन दिलेराना ढंग से, पढ़िएगा उस पत्र को, लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते फांसी चढ़ने की सूरत में भारतीय माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह होने की दुआ करेंगी। ये था सरदार भगत सिंह, वीरों का वीर भगत सिंह, बलिदानियों का शिरोमणि भगत सिंह, युग दृष्टा सरदार भगत सिंह। बहुत लंबी बातें हो सकती हैं, आज के लिए इतना, बाकी कहानी अगले साल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय